हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल K2N सॉल्यूशन एजुकेशन में स्वागत है। आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। ये जो है सेट नंबर 2 है। इसमें कुछ और भी आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो SSC, RRB, NTPC, UPSC, बैंक, स्टेट फॉर ऑल एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल में बने रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने उन महत्वपूर्ण तथ्यों यानी कि जिससे जुड़े भारतीय संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण बातों की ओर चलते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने प्रश्न की ओर। कुछ तथ्य नेक्स्ट वीडियो में, इसके पहले वीडियो में छोड़ा गया है। तो चलिए, आज का टॉपिक है कि भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। ओके, तो देखिए, ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीय जनता को संतुष्ट करने के लिए 1861, 1892, 1909, 1919 और 1935 में एक कानून पास किए गए, ठीक है। लेकिन ये सुधार भारतीय जनता को कभी संतुष्ट नहीं कर सके। 1935 का भारतीय सरकार यानी कि शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत रहा। भारत के वर्तमान जो संविधान की विषय सामग्री और भाषा इस अधिनियम का प्रस्ताव जो था स्पष्ट देखा जा सकता है, ठीक है। हालांकि संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन और राष्ट्र के संकटकालीन अधिकारों के संबंध में व्यवस्था 1935 के अधिनियम जैसी ही है, ठीक है। तो ये था भारत सरकार अधिनियम द्वारा जो है पारित किया गया था। ये एक्ट कौन कौन से 1961, 1861, 1892, 1909 और 1919 और 1935 में, ठीक है। इसमें अगला टॉपिक है कि 1935 का भारतीय शासन यानी कि सरकार अधिनियम ये क्या है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। 1935 में जो भारतीय शासन यानी कि सरकार अधिनियम जो लागू हुआ उसमें बताया गया कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के अतिरिक्त देशी नरेशों के राज्य में सम्मिलित होंगे, ठीक है। उसमें और भी बातें बताएंगे कि प्रांतों को स्वशासन का अधिकार दिया जाएगा। शासन के समस्त विषयों को 3 भागों में बांटा गया। उसमें पहला भाग था संघीय विषय जो केंद्र के अधीन थे। पहला था संघीय विषय जो किसके अधीन था? केंद्र के। और दूसरा था प्रांतीय विषय जो पूर्णतः प्रांतों के अधीन थे। और तीसरा था समवर्ती विषय जो केंद्र और प्रांत दोनों के अधीन था, ठीक है। इसमें कुछ और भी बातें बताई गई कि परंतु यह जो था निश्चित किया गया कि केंद्र और प्रांतों में विरोध होने पर केंद्र का ही कानून मानी होगा। यानी कि अगर इस किसी भी नियम का अगर संपादन करता है केंद्र सरकार, अगर उसका विरोध होता है तो दोनों का अगर विरोध होता है, अगर कोई भी कानून दोनों मिलकर बनाता है और उसका विरोध जनता करता है तो इसमें केंद्र का ही कानून जो होगा वो माना जाएगा, ठीक है। प्रांतीय विषयों में प्रांतों को स्वशासन का अधिकार था और प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी, अर्थात गवर्नर व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों की सलाह से कार्य करेगी। इसी कारण से यह कहा जाता है कि इस कानून द्वारा प्रांतीय स्वशासन की स्थापना की गई।
हालांकि इसमें और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे केंद्र या राज्य सरकार के लिए द्वैध शासन। द्वैध मतलब द्वैध मतलब होता है द्विशासन, ठीक है, दो शासन करने वाले केंद्र, ठीक है, की व्यवस्था की गई, जैसे 1919 ईस्वी के कानून के अंतर्गत प्रांतों में की गई थी। ठीक है, जो पहली बार कब हुआ था, 1919 में यह कानून के अंतर्गत जो है लागू किया गया था। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, इसमें एक केंद्र बैंक की स्थापना की गई, और वर्मा और अदन को भारत के शासन से अलग कर दिया गया। तो वर्मा और अदन को क्या किया, भारत के शासन से अलग कर दिया गया। इसमें कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं कि सिंध और उड़ीसा के दो नवी प्रांत बनाए गए। ठीक है, और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को गवर्नर के अधीन रखा गया। ठीक है, गवर्नर जनरल और गवर्नरों को कुछ विशेष दायित्व, जैसे भारत में अंग्रेजी राज्य की सुरक्षा, शांति, ब्रिटिश साम्राज्य और देसी नरेशों के सामान की रक्षा, विदेशी आक्रमण से रक्षा आदि प्रदान किए गए। ठीक, इसमें सातवां महत्वपूर्ण बात है कि टॉपिक है कि इस कानून के द्वारा भी निर्वाचन में सांप्रदायिकता प्रणाली का एक ही उपयोग किया गया, परंतु केंद्र और प्रांत दोनों के लिए मत देने की योग्यता में कमी कर दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप मतदाताओं की संख्या बढ़कर 13% हो गई, जबकि 1919 ईस्वी के कानून में के अंतर्गत यह केवल 3% थी। इसी में है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन पर विस्तार पूर्वक विचार करना आवश्यक है, क्योंकि भारत के नवीन संविधान की रूपरेखा का निर्माण बहुत हद तक इसी कानून ने किया। ठीक है, 1935 का भारत शासन अधिनियम के प्रमुख अबंध। तो इसके अबंध कौन कौन से थे, आइए जानते हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत लंबा और जटिल था। जो ये शासन था वो बहुत ही लंबा और जटिल था। अधिनियम में 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। अधिनियम के इतने लंबे और पेचीदा होने का मूल कारण यह था कि एक और तो भारत में बढ़ती हुई इसका मुख्य कारण था कि भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता के कारण भारत के लोगों को सत्ता का पर्याप्त हस्तांतरण आवश्यक हो गया था। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार शक्ति हस्तांतरण के साथ साथ अपने हितों की रक्षा की पूरी व्यवस्था कर लेना चाहती थी। ठीक है, इस अधिनियम के लिए निम्नलिखित मसवीदों की सहायता ली गई। वो कौन कौन से मसवीदों थी, जैसे साइमन आयोग रिपोर्ट, ठीक, सर्वदलीय कांग्रेस यानी कि नेहरू समिति रिपोर्ट एवं जिन्ना का 14 सूत्री, ठीक, और इसमें है कि तीनों गोलमेज कांग्रेस में हुए वाद विवाद। ठीक, इसमें है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल हुए थे, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें श्वेत पत्र, संयुक्त प्रवर समिति रिपोर्ट, तो ये क्या थी, निम्नलिखित संविदों की सहायता थी। ठीक है, अधिनियम जो है इस अधिनियम के तहत है। ठीक है, इसमें है कि लोथियन रिपोर्ट, जिसमें चुनाव संबंधित प्रावधानों का विवरण था। इस अधिनियम के 3 प्रमुख अंग हैं, कौन कौन,
तो 3 प्रमुख अंग थे: अखिल भारतीय संघ, संरक्षणों सहित उत्तरदायी सरकार और भिन्न भिन्न संप्रदाय तथा अन्य वर्गों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व। ठीक है, आइए 1935 के मूल्यांकन के बारे में जान लेते हैं, जो अधिनियम थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम के संबंध में कहा था कि यह अधिनियम दस्ता का घोषणा पत्र है। वस्तुतः यह एक ऐसा अधिनियम था जिसने भारतीयों को शक्ति देने के बदले संपूर्ण शक्ति अंग्रेजों के हाथ में रखी थी। ठीक है, इसमें प्रस्तावित संघ को स्वरूप रेखा ऐसी बनाई गई कि किसी भी प्रकार का वास्तविक विकास असंभव हो जाए। 1935 के अधिनियम में इस अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव किया गया था। अखिल भारतीय संविधान का संघ का प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, संसद या भारतीय मंत्री के नियंत्रण में कोई कमी नहीं की गई। मिस्टर एटली ने ठीक ही कहा था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत के भविष्य की राजनीतिक प्रगति का कोई कार्यक्रम नहीं है। तो ये कौन बोला था? ये बोला था मिस्टर इटली। आइए जानते हैं अनुच्छेद 35A के बारे में। ठीक है, तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह संविधान की धारा 35A की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई की तिथि के विषय में कक्ष के अंदर निर्णय लेना विदित हो कि धारा 35A जम्मू कश्मीर राज्य के स्थायी निवासियों को अलग अधिकार एवं विशेषाधिकार का प्रावधान करती है। ठीक है, तो 35A जो है, धारा 35A जो है जम्मू कश्मीर राज्य के अस्थायी निवासियों को जो है अलग अधिकार और विशेष अधिकार देने की प्रावधान करती है। कौन? 35A। जिसमें और भी बातें हैं कि ज्ञातव्य है कि मतलब इससे ज्ञात है कि जब बिना किसी औपचारिक न्याय कार्यवाही न्यायाधीश के कक्ष में कोई आदेश निर्गत होता है तो यह प्रक्रिया कक्ष के अंदर की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसमें है कि पूर्व वृत्तांत। ठीक, तो पिछले वर्ष अगस्त में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की धारा 35A को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित करते हुए कहा था कि अब इन पर 2019 के जनवरी महीने में सुनवाई की जाएगी। इसके लिए यह तर्क दिया गया था कि केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार ने बताया था कि राज्य में कानून एवं व्यवस्था की कोई समस्या चल रही है। ठीक है, धारा 335A क्या है? तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि धारा 35A जो है वो क्या है। तो धारा 35A संविधान में बाद में प्रविष्ट किया गया एक प्रावधान है जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा को यह खुला अधिकार देता है कि वह यह निर्धारित करे कि राज्य के अस्थायी निवासी कौन हैं और उन्हें अलग अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करे। ये अधिकार और विशेषाधिकार जिन क्षेत्रों से संबंधित है वे है सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियां, राज्य में संपादित खड़ा करना, छात्रवृत्ति लेना, अन्य सार्वजनिक सहायताओं और कल्याण कार्यक्रमों का लाभ उठाना। कहने का अभिप्राय यह है कि ये सभी लाभ केवल उन व्यक्तियों को मिलेंगे जो राज्य के अस्थायी निवासी हैं। तो 35A के से रिलेटेड यही जो है महत्वपूर्ण बातें हैं, जो कि वहाँ पे नौकरियां हो या फिर छात्रवृत्ति हो, चाहे कुछ भी, जो वहाँ के निवासी होंगे उन्हें ही ये सब मिले। ठीक, इस धारा का यही अभिप्राय है। ठीक है, इसी में इसका विवाद क्या है? तो आइए जान लेते हैं इसका विवाद क्या है।
तो सर्वोच्च न्यायालय में दायर की नई याचिकाओं में कहा गया कि धारा 35A भारत की एकात्मक की भावना के ही प्रतिकूल है, क्योंकि इसे भारतीय नागरिकों के अंदर वर्ग के भीतर वर्ग का निर्माण होता है। यह धारा जम्मू कश्मीर राज्य के अस्थायी नागरिकों को राज्य के अंदर आजीविका पाने और संपत्ति का क्रय करने से रोकती है। अतः यह धारा भारतीय संविधान की धारा 14, 19 और 21 में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। यह धारा राज्य के अस्थायी नागरिकों को दोयम दर्जे के नागरिकों के रूप में व्यवहार करती है। इस धारा के कारण राज्य के अस्थायी निवासी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यहाँ के जो निवासी है वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और यहाँ के जो अस्थायी निवासी है वहाँ के नागरिकों के बच्चों को जो है छात्रवृत्ति नहीं मिल सकती है। इसके लिए किसी न्यायालय की शरण भी नहीं ले सकते, यानी कि वो कोई भी अगर क्रिया हो, काम हो, यानी कि जिससे केस से रिलेटेड हो, न्यायालय में न्याय चाहिए, तो आप उसका सहायता नहीं ले सकते हैं। ये इसका विरोध करता है। ठीक है। उसके बाद है कि जम्मू कश्मीर का संविधान विभाजन के समय राज्य में आने वाले शरणार्थियों से संबंधित विषयों को राज्य का विषय नहीं मानता है। ठीक है, तो ये इसका विवाद था। ठीक, आइए कुछ और बातें जानते हैं। विवाद में 2 पॉइंट और है कि धारा 35A को असंवैधानिक रूप से घुसाया गया था, क्योंकि संविधान की धारा 368 के अनुसार संविधान में संशोधन केवल संसद ही कर सकती है। हालांकि संविधान में संशोधन केवल संसद ही कर सकती है, केवल संसद ही कर सकती है। ठीक, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इसमें है कि धारा 35A का अनुसरण करते हुए जो कानून बने हैं वे सभी संविधान के भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों विशेषकर धारा 14 की समानता का अधिकार और धारा 21 जीवन की सुरक्षा का अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, तो ये इसका जो है विवाद जो है 35A का विवाद है। ठीक, इसी में है कि अगला टॉपिक है कि संविधान में धारा 335A के प्रविष्ट कैसे हुए। ठीक, तो धारा 35A संविधान में 1954 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर तत्कालीन राष्ट्रीय राजेंद्र प्रसाद के आदेश से प्रविष्ट की गई थी। ठीक है, कब? 1954 में। इसमें हालांकि यह आदेश जो है संविधान जम्मू कश्मीर में लागू करना, यानी कि संविधान आदेश जो है 1954 में कहलाया। ठीक, यह आदेश 1952 में हुए नेहरू और जम्मू कश्मीर के वजीरे आजम शेख अब्दुल्ला के बीच हुए दिल्ली समझौता पर आधारित था। दिल्ली समझौता के द्वारा जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भारतीय नागरिक करार कर दिया गया था। ठीक, राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया आदेश संविधान की धारा 370 1D ठीक के तहत निर्गत हुआ था। ज्ञातव्य है कि जहाँ तक पता है कि यह धारा राष्ट्रपति को यह अधिकार देती है कि वह जम्मू कश्मीर की प्रजा के लाभ के लिए संविधान में कतिपय अपवाद और सुधार कर सकती है। एक बार और उठा था मामला, कौन सा मामला, क्या मामला था, ये आइए जानते हैं इसके बारे में। पूरन लाल लखनपाल पनाम भारत के राष्ट्रपति मामले में मार्च 1961 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि
संविधान के किसी वर्तमान प्रावधान को 370 के तहत संशोधन कर सकता है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट नहीं किया कि आर्टिकल 370 के तहत राष्ट्रपति कोई नया अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल बना सकता है या नहीं। ठीक है, तो इसमें ये बातें इंक्लूड नहीं थी। 370 1D जो है के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को लाभ के लिए राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह संविधान में कुछ अपवाद और या सुधार कर सकता है। 14 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा एक आदेश द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्डर 1954 के तहत जारी करके संविधान में अनुच्छेद 35A जोड़ा गया। यह अनुच्छेद संविधान की धारा 370 यानी कि क्लॉज 1 के तहत आता है। इस अनुच्छेद में जम्मू और कश्मीर की नागरिकता को राज्य का मामला घोषित किया गया। इसी का लाभ उठाकर 35A का आदेश पास हुआ। इसमें जम्मू कश्मीर राज्य को छूट मिल गई कि अपने राज्य के अस्थायी निवासी कौन है यह तय कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर का नागरिक कौन है, आइए कैसे पता करेंगे। तो जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है जो 1956 में बना था। इस संविधान में यह उल्लेखित है कि जम्मू कश्मीर का नागरिक वही है जो 14 मई 1954 को जम्मू कश्मीर का नागरिक रहा हो या ठीक। इसमें है कि दूसरा पॉइंट है कि उससे पहले के 10 साल से वह संपत्ति हासिल करके JHK में रहा हो। नागरिक होने के फायदे, जो नागरिक है उनको सरकार, तो देखिए फायदा क्या है, तो सरकार नौकरी में विशेष अधिकार दे सकती है, राज्य में जायदाद खरीद कर अधिकार दे सकती है, छात्रवृत्ति और अन्य कल्याणकारी लाभ दे सकती है। तो यहाँ के नागरिक होने के ये फायदे हैं। ठीक है, अगर यहाँ के आप नागरिक नहीं हैं तो ये फायदे आपको नहीं मिलेंगे, ये लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। नागरिक नहीं होने के नुकसान, ठीक, तो राज्य में अपनी संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं। किसी भी प्रकार की संपत्ति हो आप उस राज्य में नहीं खरीद सकते हैं जब आप उस वहाँ के नागरिक नहीं हैं। विधानसभा में वोट नहीं दे सकते हैं, यहाँ के अगर नागरिक नहीं है तो आप वोट भी नहीं दे सकते हैं। चुनाव में खड़ा नहीं हो सकते हैं, सरकारी नौकरी नहीं पा सकते हैं। अगर जम्मू कश्मीर के अगर आप नागरिक नहीं हैं तो ये सब आपको लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।